प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत में राष्ट्रपति के पद के बारे में। और ये बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। बड़ी सावधानी से आप इसको सुने और समझने का प्रयास करें। आप सब जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो बड़ा महत्वपूर्ण पद है। और वह इसलिए है क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति है वह संविधान का संरक्षक है और ये भारत की जनता के द्वारा एक निर्वाचित सर्वोच्च प्रतिनिधि है। वह भारत का प्रथम नागरिक है, पहला नागरिक हम उसको कहते हैं। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। हमारी राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का वह प्रतीक होता है। चूँकि भारत में हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है और संसदीय शासन व्यवस्था में होता ये है कि जो राज्य का मुखिया है और जो सरकार का मुखिया है वो दोनों अलग अलग होते हैं। जो राज्य का मुखिया होता है वह नाम मात्र का प्रधान होता है और जो सरकार का मुखिया होता है वह वास्तविक प्रधान होता है। अर्थात जो राज्य का मुखिया होता है वह केवल सिग्नेटरी अथॉरिटी होता है, हस्ताक्षर करने वाला एक सत्ताधिकारी होता है। उसके नाम पर सत्ता का सारा प्रयोग जो है वो जो सरकार का मुखिया होता है उसके द्वारा किया जाता है। जैसे हम ब्रिटेन में देखते हैं, ब्रिटेन में राज्य का मुखिया वहाँ का सम्राट है, राजा है, और जो प्रधानमंत्री है वह सरकार का मुखिया होता है। तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही वास्तविक सत्ता का प्रयोग करते हैं। जो राजा है वो केवल एक सिग्नेचर अथॉरिटी है, इसीलिए उसको वहाँ गोल्डन जीरो कहा जाता है। भारत में ब्रिटेन में जो राजा है वो वंशानुगत होता है, लेकिन भारत में हमारे जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं होकर हमने गणतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया है और हमारे यहाँ राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। तो ये जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के राजा की तरह एक कार्यकारी प्रधान है, नाम मात्र का प्रधान है। हमारे यहाँ भी जो मुख्य शक्तियाँ हैं सरकार की उनका प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला मंत्रिमंडल या उसकी मंत्रिपरिषद करती है। तो अन्य शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वह अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह से करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान सभा में जब डिबेट हो रही थी तो उस वाद विवाद में राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की है। वह राष्ट्र का प्रमुख होता है पर वह कार्यकारी नहीं होता। वह राष्ट्र का प्रतीक है तथा प्रशासन में औपचारिक रूप से सम्मिलित है अथवा एक मोहर के रूप में है जिसके नाम से सारे निर्णय लिए जाते हैं। भारत में शासन संबंधी सारे निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। वह अपने निर्णयों के लिए मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्भर है तथा उसके सलाह के विरुद्ध या उसकी सलाह के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। उसको उसकी सलाह को मानने के लिए वह बाध्यकारी होता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो किसी भी सचिव को या किसी भी मंत्री को, सचिव मतलब वहाँ मंत्री नहीं होते हैं, वहाँ मंत्रियों को सचिव कहा जाता है अमेरिका में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को अगर आप देखें तो वहाँ का राष्ट्रपति तो वास्तविक प्रधान होता है और वह अपने किसी भी सचिव को किसी भी समय हटा सकता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। वह किसी भी मंत्री को या मंत्रिपरिषद की किसी सदस्य को हटाता है तो वह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है या उसके कहने पर ही हटा सकता है। अब हम संविधान को देखें, संविधान में किस तरह से भारत के राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल जो भाग 5 है भारत के संविधान का, उस भाग 5 में राष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 52 के अनुसार ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ के कार्यपालिका के अधिकार राष्ट्रपति के पास निहित होंगे या संघ की कार्यकारी शक्ति जो है या कार्यपालिका का जो मुखिया है वो राष्ट्रपति होगा और कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। अब आर्टिकल 15
4 जो है 54 वह राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है और वह ये कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचक है वह एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहा जाता है। यानी हमारे यहाँ जनता सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, जैसे हम लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, जिसे आप एमपी कहते हैं, या हम सीधे जैसे विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं जिन्हें हम एमएलए कहते हैं। उस तरह से हम राष्ट्रपति को सीधा नहीं चुनते हैं, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए ये जो एमपी और एमएलए हैं, या हमारे जिन्हें हम कहते हैं हमारी जो प्रतिनिधि हैं, वो जो है भारत के राष्ट्रपति को चुनता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि चूंकि जनता सीधे राष्ट्रपति का चयन नहीं करती है, इसलिए हम राष्ट्रपति के निर्वाचन को परोक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। आई बात समझ में? हम राष्ट्रपति को कैसे चुनते हैं? अप्रत्यक्ष तरीके से या परोक्ष रूप से चुनते हैं। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज या ये जो निर्वाचक मंडल है वो किन किन से मिलकर के बनता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? एक तो सभी विधानसभाओं और संघ राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, समझ में आ गई? जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और जितने संघ शासित प्रदेश जिनमें विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तथा लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये जो 12 मनोनीत सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इसी तरह लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य हैं जो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वह भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं के और संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभाएं हैं वहां के निर्वाचित सदस्य, और भारत के जो लोकसभा और राज्यसभा है उनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, या ये मिलकर के एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अब यहाँ पर आप प्रश्न कर सकते हैं कि साहब मनोनीत सदस्य को क्यों नहीं सम्मिलित किया गया? तो उसका सीधा सा उत्तर ये है कि मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसलिए सम्मिलित नहीं किया गया क्योंकि उनका मनोनयन राष्ट्रपति खुद करता है। तो जब राष्ट्रपति खुद जिनका मनोनयन करता है तो वहाँ पर ये संभावना है कि वो मनोनीत सदस्य उसके प्रति उपकार की प्रदर्शित करते हुए उसके किसी के फेवर में पक्षपाती होते हुए मतदान करे, इसलिए मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है। 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पांडिचेरी और दिल्ली की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनको भी निर्वाचक मंडल में सम्मिलित कर लिया गया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में मत का प्रयोग नहीं करते। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 2 सदनीय विधानमंडल हैं। एक सदन तो विधानसभा वो तो सभी राज्यों में होता है, कुछ राज्यों में दूसरा सदन भी होता है जिसे हम विधान परिषद कहते हैं। तो जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अब अगली बात ये कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एक विशेष तरीके की वोटिंग सिस्टम से होता है। इसको हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, या इसको बेसिकली वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली नहीं है, वो वैकल्पिक मतदान प्रणाली है वो कहते हैं। इसमें ये होता है कि हर व्यक्ति सिंगल वोट देता है, एक वोट देता है, लेकिन वह उस एक वोट में प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है कैंडिडेट्स को। और यानी प्राथमिकता के आधार पर देने का मतलब है कि मान लीजिए किसी राष्ट्रपति के चुनाव में 4 उम्मीदवार खड़े हैं, A, B, C और D,
तो अब जो वोट देने वाला है वो वोट देने वाला एक वोट देगा, लेकिन कैसे देगा वो एक वोट, कि वो जो मतपत्र है उसमें ए बी सी और डी चारों के नाम लिखे होंगे, वह उन चारों के नाम के आगे अपनी प्राथमिकता लिखता है कि मेरी पहली चॉइस कौन होगा, दूसरी चॉइस कौन है, तीसरी चॉइस कौन है और चौथी चॉइस कौन है। तो मान लीजिए कि एक सेकंड के लिए मान लें कि आप मतदाता हैं और आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मत डालने गए, तो आपको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। उस बैलेट पेपर पे अगर 4 उम्मीदवार हैं, उन चारों के नाम होंगे ए बी सी और डी। अब आपको क्या करना है, आपने लिखा जैसे आपकी पहली चॉइस है बी, तो आप बी के सामने क्या लिख देंगे 1। आपकी दूसरी चॉइस है ए तो 2, सी आपकी तीसरी चॉइस है तो 3 और डी चौथी चॉइस है तो 4। तो इस तरह आप प्राथमिकता के आधार पर ये बताते हैं बैलेट पेपर में कि आपकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चॉइस कौन है, उसके अनुसार आप वोट देते हैं। अब यदि पहली पसंद वाली जब गिनती होती है तो वो पहली जो पसंद वाले वोट है वो गिने जाते हैं, और उसमें अगर विजेता का फैसला नहीं होता है तो फिर जो दूसरी पसंद वाले हैं वो वोट गिने जाते हैं। और उसमें होता ये है कि जिसके सबसे कम वोट आते हैं पहले राउंड में, पहले चॉइस के वोट गिनते समय, उसके वोटों को, उसके जो सेकंड उसके वो तो क्योंकि आउट हो गया, जो सबसे कम वोट आया उसको बाहर कर देते हैं, और उसके जो सेकंड चॉइस के वोट हैं उन सेकंड चॉइस के वोटों को वो जिसको भी दिए जाते हैं उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसलिए इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। फिर तीसरी महत्वपूर्ण बात राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की ये होती है कि इसमें वोट डालने वाले जो सांसद और विधायक हैं उनके मतों का जो वेटेज है, जो मूल्य है वो अलग अलग होता है, इसे वेटेज कहते हैं। ये वेटेज हर राज्य की जो विधानसभा के सदस्य हैं उनका मत मूल्य अलग अलग होगा, और जो सांसद हैं उनका मत मूल्य अलग होगा। अब ये कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो राजस्थान की राज्य की विधानसभा के सदस्य हैं उनका मत मूल्य अलग होगा, गुजरात की विधानसभा के सदस्य हैं उनका मत मूल्य अलग होगा, आंध्र प्रदेश की विधानसभा सदस्य हैं उनका मत मूल्य अलग है। तो वोट नहीं गिना जाता है, वो वोट का वेटेज, मत मूल्य गिने जाते हैं गिनती करते समय। अब कैसे होता है ये, सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, राज्य की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनका वोट की वैल्यू या उनका वेटेज निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं कि जो राज्य की जनसंख्या है उस राज्य की जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभा में जितनी निर्वाचित सदस्य हैं उनका भाग दे देते हैं, और फिर जो भागफल आता है उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार, अब इसमें यहाँ प्रमुख चीज़ क्या हो गई, राज्य की जनसंख्या। ये वेटेज का आधार क्या है, राज्य की जनसंख्या। तो ये वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार पर चूंकि तय किया जाता है, इसलिए उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव में 3 बातें हुई। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, परोक्ष रूप से होता है। तो 3 शब्द आपको याद रखने हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व कैसे हुआ कि जनसंख्या के अनुपात में मत का मूल्य निकाला जाता है, इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो गया। फिर एकल संक्रमणीय या वैकल्पिक मतदान प्रणाली के द्वारा होता है, वो कैसे हो गया कि जो एकल संक्रमण जो वोट है वो एक देते हैं, लेकिन वेटेज के आधार पे देते हैं, प्राथमिकता के आधार पे देते हैं, और जिसके कम वोट आते हैं उसके वोट ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे को। तो चॉइस के आधार पर वो ट्रांसफरेबल है, तो इसलिए वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन या परोक्ष निर्वाचन होता है, क्योंकि जनता सीधे नहीं चुन रही, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुन रही है। तो आपसे एक लाइन में कभी कोई पूछे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय
मत प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम इस पे आगे बात करें, इससे पहले आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती है। तो राष्ट्रपति का पद के चुनाव लड़ने के लिए पहली शर्त तो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरा, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी वह किसी ऐसे पद पे नहीं होना चाहिए जिससे वह किसी दूसरे को लाभ पहुंचा सकता हो। लाभ के पद में कौन सम्मिलित नहीं होता? एक तो राष्ट्रपति स्वयं लाभ के पद में सम्मिलित नहीं है, राज्य के के जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, केंद्र और राज्यों के मंत्रिमंडल के सदस्य लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं, जो सांसद वगैरह हैं वो लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा कोई ऐसे पद पर है जहां वह किसी को नियुक्ति दे सकता है, लाभ दिला सकता है, तो वो लाभ का पद होगा, तो वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथी बात, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो। ये सारी बातें जो पूरी करता हो वह जो है वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब जैसा मैंने कहा कि निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के जो सभी सदस्यों के मतों का मूल्य होता है वो समान नहीं होता है। राष्ट्रपति पद के लिए जब कोई पर्चा भरता है तो उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य तो उसके प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही उसके अनुमोदक होने चाहिए। ये ध्यान रखें। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो परफॉर्मा भरा जाता है, जो प्रपत्र भरा जाता है, उस प्रपत्र पर 50 सदस्य तो उसके प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही उसके उस प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले होने चाहिए। और ये 50-50 100 लोग होने चाहिए। ये कहाँ से होंगे? जो उसके निर्वाचक मंडल में शामिल हो, यानी संसद के निर्वाचित, राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हो या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो। एक उम्मीदवार जो है वो अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। और हर नामांकन पत्र के लिए उसको अलग अलग प्रस्तावक और अलग अलग अनुमोदक चाहिए होते हैं। जमानत राशि के तौर पर उसको 15,000 रुपये जो है जमा कराने होते हैं रिजर्व बैंक पे या जो चुनाव का अधिकारी होता है उसके लिए। अब अपन आते हैं कि ये मत मूल्य जो कैसे निकाले जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले हम राज्यवार जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके मतों का मूल्य निकालते हैं, और उसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो राज्य विधानसभा, जो राज्य की कुल जनसंख्या है, उस राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग दे देते हैं, और फिर जो शेषफल आता है उस शेषफल में हम 1000 का भाग देते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश की जनसंख्या है 4,35,02,708, तो इस और वहाँ की विधानसभा के अंदर निर्वाचित सदस्य 294, तो हम 4,35,02,708 में 294 का भाग दे देंगे। अब भाग देने पर ये आपके पास भागफल आता है, शेषफल आता है 147,968.39451। अब ये जो आया इसमें वापस हम 1000 का भाग देते हैं, तो 1000 का भाग देते हैं तो 147.968 करीब आता है। अब अगर पॉइंट के बाद 500 से ऊपर आता है तो हम जो 147 है इसमें एक और जोड़ देते हैं। 500 से ज़्यादा अगर पॉइंट के बाद आ रहा है तो एक और जोड़ देंगे, तो 147 प्लस 1 148 एक निर्वाचित विधायक का मत मूल्य हो जाता है। ये इसका फार्मूला है। किसी राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य निकालने का फार्मूला है राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000, यानी उसमें 1000 का भाग दे देते हैं। फिर अब हम जब सारे राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य निकाल लेते हैं, उसके बाद संसद सदस्यों का मत मूल्य निकालते हैं।
उसके लिए क्या करते हैं कि राज्य विधानसभाओं की जितने भी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य आया उसका टोटल करते हैं। तो कुल मत मूल्य निकालने के बाद उस कुल मत मूल्य में लोकसभा के 545 सदस्य जो अधिकतर 543 होते हैं और राज्यसभा के जो 245 सदस्य हैं, ये 245 या गलत लिख दिया गया है, 238 है ये। 238 जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को जोड़ करके उनका भाग दिया जाता है। इस 245 को कृपया आप 238 कर लें, उनका भाग दिया जाता है और मतदाता वरीयता के आधार पर मतदान करते हैं। जैसा मैंने कहा, आप प्रेफरेंस के आधार पे 1 2 3 4 लिखते हैं। चुनाव में अब सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। ये संसद सदस्य के प्रत्येक सदस्य मत मूल्य हम निकालेंगे। समस्त राज्यों की विधानसभा के जो समस्त निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य निकाल लिया और फिर उसके अंदर भाग दे दिया संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का। अब आपने प्राथमिकता के आधार पे वोटिंग करी। अब क्या होता है कि अब जब गिनती होती है तो प्राथमिकता के आधार पर गिनती शुरू होती है, गणना शुरू होती है। यदि किसी उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का आधे से अधिक प्राप्त हो जाता है तो वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है पहले काउंटिंग में। परंतु यदि किसी उम्मीदवार को निर्धारित न्यूनतम कोटा नहीं मिलता है तो जो सबसे कम मत वाला पाने वाला उम्मीदवार होता है उसके मतपत्र की दूसरी पसंद देखी जाती है। आपको समझ में आ गया? जैसे 4 उम्मीदवार हमने लिए थे शुरू में, A B C D। तो पहले राउंड में क्या होगा, इसको मैं समझाऊं उससे पहले आप ये देख लें कि विजयी होने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। और ये न्यूनतम कोटा हम कैसे निकालेंगे, इसका एक सूत्र है। वो सूत्र क्या है कि वैध मतों की जो संख्या है, वैलिड वोट्स की संख्या में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1 का भाग दे देते हैं और फिर जो भागफल आता है उसमें +1 जोड़ देते हैं। तो निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि कहाँ हैं? हमारे यहाँ कितने हैं? एक राष्ट्रपति एक ही निर्वाचित होना है, उसमें 1 जोड़ दिया, क्या हो गया? 2, यानी हाफ हो गया। यानी जितने वैध मत है उसमें 2 का भाग दे दिया, यानी आधे हो गए। तो आधा अब जो आया उसमें +1 और जोड़ देते हैं। ये +1 जोड़ने पे जो आएगा वो न्यूनतम कोटा होगा। उतने वोट जो हासिल कर लेगा वो निर्वाचित हो जाएगा। अब क्या होता है, अब मतों की गणना कैसे होती है कि भाई आपने प्रेफरेंस वाइज वोट दिए तो पहले राउंड में क्या होगा, पहली चॉइस के वोट गिने जाएंगे। मैं यहाँ एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, इतना कम होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि किसी को हमारे यहाँ निर्वाचित होने का कोटा है 5001। अब पहली राउंड में ए को मिले मान लो 4800, सेकंड को मिले मान लो 4000, सी को मिले 3000, डी को मिले 2000। तो अब क्या होगा, अभी 5001 का किसी ने प्राप्त नहीं किया। ये गिनती कहाँ से? पहली चॉइस, यानी 4800 लोगों ने पहली चॉइस के रूप में ए को चुना है, तो 2000 लोगों ने सी को चुना है। इस तरीके से पहली चॉइस की काउंटिंग हो गई। अब पहली चॉइस में मान लो डी को सबसे कम वोट मिले, 4 ही मिले, तो हम क्या करेंगे, उसको आउट कर देंगे और उसके जो 1000 वोट हैं उनको वापस खोलते हैं और फिर ये देखते हैं कि इन 1000 लोगों की दूसरी चॉइस कौन है। तो जो इन 1000 लोगों की जो दूसरी चॉइस पर इन्होंने जिनको वोट दिया होगा वो उनके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे वोट। और इस तरीके से ट्रांसफ़र होते रहेंगे जब तक कि 5001 का जो कोटा हमने है वो कोटा प्राप्त नहीं होता है। ये एग्जाम्पल के लिए है। ये वो जैसे ही आपने वो कोटा प्राप्त कर लिया किसी उम्मीदवार ने, उससे वो जो है वो निर्वाचित घोषित हो जाएगा। तो इस तरीके से भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। हम कोशिश करेंगे कि जब आप क्लासेस लगेंगी तो उसको बोर्ड पर और विस्तार से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।